शुक्रिया कालू भेड़िए, तुम तो बहुत अच्छे हो। आज पता चला कि जानवर तुम्हारे बारे में कितना गलत गलत बातें करते हैं। अब जब तुमको मेरी अच्छाई पता चली गई है तो क्यों ना अब तुम जंगल के जानवरों को बताओ कि वो मुझे जंगल का राजा बना दें। मूनलैंड जंगल में एक खरगोश सरहद के पास बैठा गाजर खा रहा था। तभी एक दूसरे जंगल की लोमड़ी ने उसको देख लिया। अरे वाह, आज तो पार्टी होने वाली है। ये कहते हुए वो लोमड़ी उस खरगोश के ऊपर झपटी। अरे छोड़ दो मुझे, तुम अचानक कहाँ से आ गईं? तभी कालू भेड़िया वहाँ आ गया और उसने लोमड़ी को मार भगा दिया। बाद में देख लूंगी। शुक्रिया कालू भेड़िए, तुम तो बहुत अच्छे हो। आज पता चला कि जानवर तुम्हारे बारे में कितना गलत गलत बातें करते हैं। वेलकम खरगोश। अब जब तुमको मेरी अच्छाई पता चली गई है तो क्यों ना अब तुम जंगल के जानवरों को बताओ कि वो मुझे जंगल का राजा बना दें। ये क्या बकवास कर रहे हो? आ गए अपनी असली औकात पर, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। खरगोश ने ये बात बाघ राजा को बताई तो उन्होंने भेड़िए को अपनी सभा में बुलाया। देखो कालू भेड़िए, तुम बहादुर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी जगह लेना चाहते हो तो मुझे युद्ध में हरा कर ही ले सकते हो, जो नामुमकिन है। जब जंगल पर उस दानव ने कहर ढा रखा था तो मैंने ही नीली परी के साथ मिलकर उसको गुफा के अंदर कैद किया था, वरना हम सभी रोज उसका डिनर बनकर अब तक खत्म हो गए होते। तुम जंगल में रहो और अपनी बहादुरी का सही इस्तेमाल करो। ये सुनकर कालू भेड़िए ने अपनी गलती मानी और वहाँ से निकल गया। लेकिन अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया था। वो उस गुफा के मुंह पर पहुंचा और पुकार लगाई, मोटे दानव, क्या तुम अंदर हो? कौन है? मैं कालू भेड़िया हूँ। मुझे पता है कि जब तक तुम गुफा के अंदर रहकर 10 जानवरों का मांस नहीं खा जाते तब तक गुफा के बाहर नहीं आ सकते, इसलिए तुमको गुफा से आजाद कराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या सच में तुम मुझे आजाद कराओगे? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं बाघ राजा को हराकर राजा बन सकूं। उसके बाद मैं रोजाना एक जानवर तुम्हारे खाने के लिए इस गुफा में लेकर आ जाया करूंगा और 10 दिनों में तुम आजाद हो जाओगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये कहकर दानव ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और उससे लाल रोशनी निकलकर भेड़िए पर पड़ी। वाह, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बाघ राजा, मैं आ रहा हूँ। अपना वादा भूलना मत। नहीं दानव, मैं जरूर आऊंगा। भेड़िया उसी समय बाघ राजा की सभा में पहुंच गया। बाघ राजा, आज मैं तुमको हराकर इस जंगल का राजा बनने वाला हूँ। तुम्हारी अकल ठिकाने पर है या नहीं? अक्ल तो तुम्हारी ठिकाने पर लाता हूँ बाघ। ये कहकर भेड़िया उस पर झपटा। अब बाघ ने भी उस पर हमला किया और दोनों में लड़ाई होने लगी। ये लो। कुछ ही देर में बाघ लहूलुहान होकर जमीन पर ढेर हो गया। ये देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। आज से मैं हूँ इस जंगल का नया राजा। मैंने बाघ को युद्ध में हरा दिया। निकल जाओ यहाँ से। बाघ को अपने ऊपर शर्म आ रही थी। वो उसी समय जंगल छोड़कर चला गया। प्यारे जंगल वासियों, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। आज से इस जंगल पर मेरा राज होगा और मैं हर रोज एक जानवर का शिकार किया करूंगा। इस पर सभी जानवर चुप ही रहे। अब भेड़िया रोजाना एक जानवर का शिकार करता और उसे गुफा के अंदर छोड़कर आता। वो दानव उस जानवर को खाता और उसकी शक्ति बढ़ती जाती। धीरे धीरे 8 दिन गुजर गए थे। सभी जानवर भेड़िए के राज में बहुत परेशान थे।
वहीं दूसरी तरफ बाघ उदास यहाँ से वहाँ भटक रहा था। टहलते हुए वो एक फुलवारी में पहुंचा, जहाँ पर उसको नीली परी दिखाई दी। वाह, कितनी प्यारी खुशबू है। मन कर रहा है बस यहीं इसी के पास बैठी रहूं। नीली परी, तुम कैसी हो? अरे बाघ राजा, आप यहाँ अपने जंगल को छोड़कर कहाँ घूमने निकले हो? नीली परी, बड़ी शर्म की बात है। कालू भेड़िए ने मुझसे युद्ध किया और उस युद्ध में मुझे हराकर वो जंगल का राजा बन बैठा। उसी के हुक्म से मुझे जंगल छोड़कर भी आना पड़ा। तुम एक बाघ हो, तुमको एक भेड़िए ने कैसे हरा दिया? पता नहीं कैसे, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर शेर जैसी ताकत है। इस पर नीली परी ने कुछ सोचा और बोली, वो गुफा जिसके अंदर हमने लाल दानव को कैद किया था, क्या वो अभी भी उसके अंदर ही है? उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका इस बात से क्या संबंध? संबंध है या नहीं, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और बाघ समेत वो गुफा के पास पहुंच गई। वो दोनों छिपकर गुफा पर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद भेड़िया अपने साथ एक खरगोश की लाश लेकर वहां आया और गुफा के अंदर ले गया। देखा, मुझे पहले ही लगा था कि तुमको हराने जैसा मुश्किल काम उस दानव की मदद से ही किया गया है। हाँ, तो बताइए आप कि अब हम क्या कर सकते हैं? अब नीली परी ने फिर से छड़ी घुमाई और दोनों जंगल वापस पहुंच गए। अरे नीली परी, कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद नजर आए। नीली परी ने सभी जानवरों को सारी बात बता डाली। उस भेड़िए को हम नहीं छोड़ेंगे। प्यारे जानवरों, उसने बाघ राजा को अपमानित करके यहाँ से निकाला था। उससे बदला लेने की मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। परी ने सबको अपनी तरकीब बताई, जिसके हिसाब से परी पास ही के एक पेड़ के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद जब कालू भेड़िया वापस आया तो उसने सभी जानवरों के पास बाघ को खड़ा पाया। अरे बाघ, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ। पिछली बार की पिटाई भूल गए हो क्या, जो अब फिर से मरने चले आए? वो तो तब दिखा जाएगा। मुझसे लड़ो और इस बार जीत कर दिखाओ। ठीक है, तो आ जाओ। ये कहकर भेड़िया बाघ की तरफ भागा। तभी वहाँ पर छिपी हुई परी ने अपनी छड़ी घुमाई और भेड़िए के अंदर से दानव की सारी शक्तियाँ निकाल ली। बाघ ने एक ही पंजे में उसको बहुत दूर फेंक दिया। अरे, ये क्या हो रहा है? अब वो फिर से बाघ की तरफ भागा और दोनों में लड़ाई होने लगी, लेकिन इस बार बाघ ने भेड़िए का बुरा हाल कर दिया। मैं हार मानता हूँ मैं। मुझे छोड़ दो। कहो, क्या अब भी तुम इस जंगल के राजा हो? नहीं बाघ राजा, आप ही जंगल के असली राजा हैं। मैंने तो आपको दानव की शक्तियों की मदद से हराया था, लेकिन आज वो क्यों काम नहीं की, यह समझ नहीं आ रहा। तभी परी सबके सामने आती हुई बोली, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हारी दानव वाली सभी शक्तियाँ छीन ली थी। क्या? हाँ कालू भेड़िए, तुमको शर्म नहीं आई? सत्ता के लालच में तुमने इतने जानवरों को मार गिराया और उस दानव को आजाद करने चले थे। अब बताओ, तुमको क्या सजा दी जाए? मुझसे गलती हो गई नीली परी, मुझे सजा मत दो। मैं आगे से कभी राजा बनने की या किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचूंगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। भेड़िए ने हाँ में सिर हिलाया और सभी अब गुफा पर पहुंचे। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा दरवाजा बन गया। अब इस दरवाजे को सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ, कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। तभी अंदर से दानव की आवाज आई, मुझे छोड़ दो, निकालो मुझे यहाँ से। उसकी आवाज सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे।
और खुशी खुशी वापस जंगल की तरफ निकल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर बैठने की? मीनू चिड़िया डरते हुए बोली। कौन हो तुम? जिस पेड़ पर तुम बैठी हुई हो मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ और मेरी डाल पर अच्छी चिड़ियों का बैठना मना है। जंगल में कई दिनों से भारी वर्षा हो रही थी। इस बात से चिंतित होकर चिड़ियों की रानी हेमा चिड़िया ने सभी चिड़ियों की मीटिंग बुलाई। जंगल में लगातार 1 महीने से वर्षा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वर्षा हाल फिलहाल रुकेगी। आप सही कह रही हैं चिड़ियों की रानी। भयंकर वर्षा ने लगभग सभी चिड़ियों के घोंसले भी तोड़ दिए हैं। ऊपर से चीलों ने भी हमारा जीना हराम कर रखा है। फिलहाल अभी ये समय लड़ने का नहीं है। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमें कालू कौवे से नारियल खरीदने होंगे और हमें नारियल का घोंसला तैयार करना होगा ताकि हम सब भयंकर बारिश से सुरक्षित रह सकें। हेमा चिड़िया की बात सुनकर सभी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर चली गईं, जहाँ पर बड़े बड़े नारियल रखे हुए थे। कालू कौवा उन सभी चिड़ियों को देखकर चौंकता हुआ बोला। अरे क्या बात है, आज मेरी दुकान पर इतनी सारी चिड़िया, सब कुछ ठीक तो है? हमें तुम्हारे सारे नारियल खरीदने हैं। मैं यहाँ पर नारियल बेचने के लिए ही बैठा हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो नारियल खरीद लो। सभी चिड़िया काले कौवे की दुकान से अपने अपने घर का घोंसला बनाने के लिए नारियल खरीद कर चली गईं। कालू कौवा खुश होते हुए अपने आप से बोला। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई। ऐसे ही बारिश होती रहे और मेरे नारियल बिकते रहें। कालू कौवे ने इतना कहा ही था कि तभी एक छोटी चिड़िया कालू कौवे के पास आकर बोली। मेरा नाम मीनू है। मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि मैं अनाथ हूँ। क्या तुम मुझे एक नारियल उधार दे सकते हो? भयंकर बारिश की वजह से मेरा घर भी टूट गया है। कालू कौवा बुरा सा मुंह बनाता हुआ मीनू चिड़िया की ओर देखकर बोला। मैंने यहाँ पर मुफ्त की दुकान नहीं खोल रखी है। अगर पैसे है तो नारियल लो और अगर नहीं है तो दफा हो जाओ। मीनू चिड़िया उदास होकर पानी में भीगती हुई अपने घर चली गई और अपने टूटे हुए घर को देखते हुए बोली। क्या करूं? मेरा घर तो टूटा हुआ है और घर के अंदर बारिश की बूंदें भी टपक रही हैं। जो भी हो, आज रात तो मुझे कैसे भी करके गुजारनी है। मीनू चिड़िया अपने घोंसले के अंदर चली गई कि तभी उसकी नजर अपने घर के अंदर एक चील पर पड़ी। मीनू चिड़िया चील की ओर देखते हुए बोली। कौन हो तुम? मेरा नाम ब्राउनी है। आज से मैं यहीं रहूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा घर है। ब्राउनी जिस घर पर अपना पाँव रख देती है वो घर उसका हो जाता है। इससे पहले कि मैं तुझे घायल कर दूं या तुझे जान से मार दूं, निकल जा यहाँ से। ब्राउनी चील की धमकी सुनकर मीनू चिड़िया बुरी तरह से सहम गई और चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गई। मीनू चिड़िया रात भर बारिश में कंपकपाते हुए भीगती रही। अगली सुबह मीनू चिड़िया चिड़ियों की रानी हेमा चिड़िया के पास जाकर बोली। चिड़ियों की रानी, मेरी मदद कीजिए। कैसी मदद? एक तो मेरा घर वैसे भी टूटा हुआ है, ऊपर से ब्राउनी नाम की एक चील ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। आप तो चिड़ियों की रानी हैं, मेरा घर उससे खाली करवाइए। उसकी वजह से मैं रात भर बारिश में भीगती रही। ब्राउनी चील का नाम सुनकर अचानक हेमा चिड़िया के चेहरे पर डर झलकने लगा। वो डरते हुए मीनू चिड़िया की ओर देखकर बोली। देखो मीनू, अगर कोई और होता तो मैं सारी चिड़ियों को ले जाकर उसे समझाती, लेकिन शायद तुम ब्राउनी चील को नहीं जानती। वो बहुत ही खतरनाक है। अगर मैं तुम्हारा घर खाली कराने का उस पर दबाव बनाऊंगी तो वो सारी चिड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? देखो मीनू, पिछले 1 महीने से जंगल में लगातार वर्षा हो रही है। सभी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हैं। तुम जब तक अपना कोई ना कोई ठिकाना तलाश लो। जब तक कि आप मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हैं। मीनू चिड़िया की बात सुनकर हेमा चिड़िया क्रोधित होते हुए बोली। मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा मीनू चिड़िया, अब तुम कोई बच्ची नहीं रही। इतना बोलकर हेमा चिड़िया वहाँ से चली गई। मीनू चिड़िया की आंखों में आंसू निकल आए और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर रोते हुए अपनी माँ को याद करते हुए बोली। माँ,
काश तुम जीवित होती तो आज मेरा ये हाल ना होता। इस जंगल में अनाथ चिड़िया का हाल भी कोई नहीं पूछता। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मीनू चिड़िया काफी देर तक रोती रही। अगले दिन थक हार कर मीनू चिड़िया हर चिड़िया के घर पर मदद मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगी, मगर किसी भी चिड़िया ने उसे अपने घर पर रखने से इनकार कर दिया। थक हार कर मीनू चिड़िया बारिश में भीगते हुए एक घने वृक्ष की मोटी डाल पर बैठ गई, जहाँ पर बारिश की बूंदें नहीं टपक रही थीं। ये वृक्ष तो बहुत ही ज्यादा घना है। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पर अपना बसेरा बना लेती हूँ। तभी अचानक वृक्ष का रंग लाल हो गया। ये देखकर मीनू चिड़िया बुरी तरह से घबरा गई। अरे, इस वृक्ष का रंग तो लाल हो गया। ये किस तरह का वृक्ष है? तभी मीनू चिड़िया के कानों में एक भारी आवाज टकराई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर बैठने की? मीनू चिड़िया डरते हुए बोली। कौन हो तुम? जिस पेड़ पर तुम बैठी हुई हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मेरी डाल पर अच्छी चिड़ियों का बैठना मना है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। इस पेड़ पर वही बैठता है जिसके दिल में दूसरों के प्रति नफरत होती है, लेकिन तुम तो एक कमजोर चिड़िया हो। तुमने सही कहा, मैं वाकई एक कमजोर चिड़िया हूँ। इतना बोलकर मीनू चिड़िया फूट फूट कर रोते हुए सारी घटना जादुई पेड़ को बताने लगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूँ। तुम उन सब से अपना बदला ले सकती हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या तुम शक्तिशाली बनना चाहती हो? अचानक मीनू चिड़िया के मन में सभी चिड़ियों के प्रति क्रोध उमड़ने लगा। हाँ, मैं उन सब से बदला लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा आकार इतना बड़ा कर दूंगा कि हर चिड़िया तुम्हें देखकर घबराने लगेगी। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम्हें हर चिड़िया का घर तोड़ना होगा। मुझे मंजूर है। मीनू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक मीनू चिड़िया का आकार बहुत बड़ा हो गया। उसे अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का एहसास होने लगा। वो क्रोधित होती हुई सीधे अपने घर चली गई। उसके घर के बाहर ब्राउनी चील आराम से बैठी हुई बारिश का आनंद ले रही थी। इतनी बड़ी चिड़िया को देखकर ब्राउनी चील घबराते हुए बोली। कौन हो तुम? इतने बड़े आकार की चिड़िया तो मैंने कभी नहीं देखी। मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने घर से धमकी देकर निकाल दिया था। इतना बोलकर मीनू चिड़िया ने ब्राउनी चील के ऊपर अपनी चोंच से हमला कर दिया। ब्राउनी चील घायल होकर चीखती हुई नीचे गिर गई। इस चील को घायल करने के बाद तो मुझे अद्भुत आनंद आ रहा है। अब मैं सबके नारियल के घर तोड़ दूंगी, क्योंकि किसी ने भी मुझे अपने घर में पनाह नहीं दी थी। इतना बोलकर मीनू चिड़िया क्रोधित अवस्था में सारी चिड़ियों के नारियल के बने हुए घर तोड़ने लगी। वो सभी चिड़िया मीनू चिड़िया को देखकर बुरी तरह से घबरा गईं और डरते हुए चिड़ियों की रानी हेमा चिड़िया के पास जाकर सारी घटना उसे बताने लगीं। गलती मेरी है। जिस वक्त मीनू चिड़िया मुझसे मदद मांगने आई थी, उस वक्त मेरा मूड थोड़ा सा खराब था। मैंने उस बेचारी को यहाँ से भगा दिया। जरूर मीनू चिड़िया उस घने वृक्ष के ऊपर बैठ गई होगी जो बुराई का वृक्ष है, और किसी के भी मन में नफरत और बुराई भर सकता है वो पेड़। वो एक जादुई पेड़ है। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी है। बेचारी मीनू चिड़िया तो हम सबके पास मदद मांगने आई थी, मगर हम में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस जादुई पेड़ ने मीनू चिड़िया के दिल में हम सबके लिए नफरत भर दी है। हमें बस उसके मन में प्यार जगाना होगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। इतना बोलकर हेमा चिड़िया उड़ती हुई मीनू चिड़िया को तलाशने लगी। तभी उसकी नजर मीनू चिड़िया पर पड़ी, जो गुस्से में बैठी हुई थी। हेमा चिड़िया उसके पास जाकर बोली, ये सब बंद कर दो मीनू चिड़िया। अच्छा हुआ तुम जो मेरे पास आ गई। सिर्फ तुम्हारा ही घर बचा है तोड़ने के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ हम सभी ने बहुत बुरा किया। हम सबको अपनी गलती का एहसास है। तुम भले ही हमें जान से मार दो, लेकिन अपने दिल में बुराई मत पनपने दो। हमें माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। मीनू, मैं तुम्हारी माँ को भी जानती थी। वो बहुत अच्छी थी। अगर आज तुम्हारी माँ होती
और वो तुम्हें इस हाल में देखती तो सोचो उन्हें कैसा लगता। अपनी माँ की याद आते ही मीनू चिड़िया भावुक हो गई और रोने लगी। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया का आकार सामान्य आकार में परिवर्तित हो गया। मुझे माफ कर दो चिड़ियों की रानी, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया। कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है। चलो हमारे साथ, आइंदा उस जादुई वृक्ष पर मत बैठना। चिड़ियों की रानी मीनू चिड़िया को अपने साथ ले आई और उसकी परवरिश अपनी बेटी की तरह करने लगी। मीनू चिड़िया उस दिन से चिड़ियों की रानी के पास ही रहने लगी।